हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जो है आपके सामने एक सेट और डिस्कस हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही आपके सामने कोई नई वीडियो आए तुरंत ही आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता लग जाए कि हमारे चैनल पर जो नई वीडियो आई चुकी है। साथ के साथ आप हमारे बीएस कोचिंग सेंटर के इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा और आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, जिससे जो है आपको अप टू डेट मिलती रहे, सारी की सारी पीडीएफ जो आपको पढ़ाई जाती है वो यहाँ पर आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे जो है, मैं आपकी कमेंट का कोई जवाब देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, साथ के साथ क्वेश्चन को सोल्व करते चलना और लास्ट में मैं आपसे आपका स्कोर पूछूंगा कि आपका स्कोर जो है आज के सेट में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये डिक्शनरी से है। डिक्शनरी का मतलब है कि डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं ना उनको अरेंज करना। अगर मैं इन शब्दों को डिक्शनरी में सेट करने लग जाऊं तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा, किसको मैं पहले रखूंगा किसको मैं बाद में रखूंगा, इस प्रकार से आपको इसको सेट करना है। तो मैंने आपको हमेशा ही सिखाया कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस वाले क्वेश्चन को आप हमेशा ही किसके माध्यम से करोगे, ऑप्शन के माध्यम से। यानी कि हम इनको सेट नहीं करेंगे, जिस ऑप्शन में मुझे लगेगा ये नहीं हो सकता हम उसको पहले ही इग्नोर करके चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे किसके माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से। तो चलिए ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। देखो यहां पर आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है 5 और यहां पर भी है 5, है ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4। अब दोनों तो पहले प्लेस पे आ नहीं सकते ना, तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि पहले 4 आएगा या 5 आएगा। ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5। दोनों की शुरुआत किससे हो रही है, एल आई से। दोनों की शुरुआत किससे हो रही है, एल आई से। तो पहले दो लेटर से तो जो है ना हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा आएगा, यानी कि फिर मैं अगले लेटर पे ध्यान दूंगा कि मेरा कौन सा है। देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट कौन सा आया है, बी, और यहाँ पर कौन सा आया है, ए। तो आप मुझे बताओ ए पहले आता है या बी पहले आता है। आपको पता है अल्फ़ाबेट्स के अंदर ए पहले आता है। ए पहले आता है, इसका मतलब ये 5वें वाला पहले आएगा और 4th जो है वो फिर बाद में आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी आपकी शुरुआत होगी सजाने की, सबसे पहले आप लाइबिलिटी को ही लगाओगे डिक्शनरी में। ठीक है, यानी कि जिस ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है ना वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में सबसे पहले लाइबिलिटी लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एल आई, यहाँ पर भी एल आई यहाँ पर है, इसकी शुरुआत बी से, इसकी ए से, तो ए पहले आता है और बी बाद में। चलो भाई, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 है, फिर उसमें इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। अब बात किसकी हो रही, सिर्फ 2 की और 3 की। यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 3 2 है। अब लड़ाई सिर्फ किसकी बची हुई है, 2 और 3 की, कि पहले कौन आएगा। तो आप सिर्फ 2 और 3 को चेक कर लो कि पहले 2 आएगा या 3 आएगा। देखो ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। देखो एल आई बी आर ए, एल आई बी आर ए, यहाँ तक तो दोनों को सेम है। ये तो खत्म ही हो गया, और जबकि ये आगे तक चल रहा है, इसका मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में। तो दूसरा पहले आएगा, तीसरा बाद में, दूसरा पहले आएगा, तीसरा बाद में। इसमें गलत दिया गया, तो सी भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। डन भाई, किसी को कोई डाउट है ना। तो डिक्शनरी के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना है। अगर मान लो आप लर्निंग स्टेज पे अगर आप सीख रहे हो तो हमेशा फिर ऑप्शन को आप इग्नोर करो, आप खुद ही इन सभी को सेट करने का प्रयास करो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है, इन सभी को ऑप्शन के माध्यम से करना। और जो मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ एज ए प्रैक्टिस सेट इसको आप लेके चलोगे। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, ना ही मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा तो ये क्लास जो है ना काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ जो है आपके क्वेश्चंस को सोल्व करवाता चलूँगा, साथ के साथ आप भी मेरे साथ सोल्व करेंगे और ये बताएंगे लास्ट में कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया नंबर सीरीज से, है ना। क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो नंबर सीरीज से दिया गया। 5 5 के बाद 48 के बाद 7 44 13, तो अगला क्या होना चाहिए। तो इस पैटर्न को हमें पकड़ना पड़ेगा कि इस पैटर्न में हमें क्या क्या दिया गया है, किस किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले आपको दिया गया है 5, इसके बाद आपके पास है 48, इसके बाद आपके पास 7 44 और 13।
ठीक है, ये वाला मुझे बताना है। तो देखो यहाँ पर 5 से 48 काफ़ी बड़ा नंबर है, फिर 7 से 44 काफ़ी बड़ा नंबर है। आप देखो अल्टरनेट प्लेस पे क्या है, 5 से कितना हो गया 7, कितना ऐड हो गया 2 ऐड हो गया, 7 से कितना हो गया 13, कितना ऐड हो गया 6 ऐड हो गया। इसी प्रकार से 48 से 44 कितना हो गया -4 हो गया। तो इनको देखने पे है ना कोई भी पैटर्न आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, इनको देखने पे कोई भी पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। डन भाई। तो एक काम करते इसको दूसरे तरीके से करते फिर, है ना, इस प्रकार से अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम दूसरे तरीके से इसको देखते हैं। देखो भाई 5 से 48, अब वही तरीका लगा लेते हैं हम। 5 से 48 कितना प्लस हो गया, प्लस का 43। 5 से 48 जो है कितना प्लस हुआ है, प्लस का 43 हुआ है। 48 से 7 हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, इसको 41 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है 41। 7 से 44 कितना ऐड हो गया, है ना, प्लस का 37, प्लस का 37। और 44 से 13 यहाँ पर माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, ये आपका माइनस हुआ है 31। कितना माइनस हुआ है 31। तो आप देख पा रहे हो, अगर इन नंबर्स को आपने पहले कहीं पे देखा हो, है ना, तो ये नंबर्स आपको पता है ये प्राइम नंबर है। ये सारे के सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। 43 भी एक प्राइम नंबर है, 41 भी, 37 भी, 31 भी। यानी कि एक बार तो प्लस किया जा रहा है और एक बार माइनस, लेकिन क्या प्लस और क्या माइनस आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, क्या प्राइम नंबर। तो 31 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है 29। 31 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आएगा 29, क्योंकि घटते जा रहे हैं 43, 41, फिर 47, फिर 31, तो अब क्या आएगा 29। ठीक है, प्लस का या माइनस का देख लेते हैं, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, तो अब की बार क्या आएगा प्लस। तो 13 के अंदर मैं 29 जोड़ दूंगा, तो 13 के अंदर मैं 29 जोड़ता हूं ना, तो मेरा जो राइट आंसर है वो कहां तक पहुंचेगा, 9 और 3 कितना होता है 12। ठीक है, 29 जो है मेरे को प्लस करना पड़ेगा, 29 में हम 13 प्लस कर देंगे, तो 9 और 3 12, एक यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 1 4, 42 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, है ना। किस ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में आपको ये नहीं दे रखा, मतलब इस क्वेश्चन में कोई ना कोई टाइपिंग एरर होगी, क्योंकि हमारे पैटर्न के हिसाब से यही पैटर्न आपका ठीक बैठ रहा है। तो आपका 42 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 42। ये 52 है, इसको हम बना देते हैं 42, इसको हम क्या बना देते हैं 42। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शंस में कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए मैंने 52 को ही क्या बना दिया 42, क्योंकि जिस पैटर्न पे हमें सारी चीज़ें ठीक ठाक मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था आपके सामने। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका सीरीज से है ना। NRT, उसके बाद आपको दे रखा है OSU, उसके बाद है PTV, QUW। नेक्स्ट आपको बताना है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू हम लिख लेंगे। जैसे N की प्लेस वैल्यू क्या है 14 होती है ना, अलग से ही मैं लिख लेता हूँ, इसमें यहाँ पर लिख लेता हूँ। N की प्लेस वैल्यू क्या है 14 है, R की प्लेस वैल्यू 18 है, और T की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 20 लिख ली। इसी प्रकार से फर्स्ट प्लेस के नीचे फर्स्ट प्लेस लिख लूँगा, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। P 16 पे होता है, T 20 पे होता है, V आपका 22 पे होता है, Q आपका 17 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये आपका 23 पे होता है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, 14 + 1 + 1 + 1। तो अगला जो आएगा 17 + 1 18, 18 पे आपका क्या होता है R होता है, 18 पे क्या होता है R। इसी प्रकार से देखो सेकंड प्लेस पे 18 से 19 प्लस का 1, ठीक है, 19 से 20 प्लस का 1, 20 से 21 प्लस का 1, तो सेकंड प्लेस पे 22 आएगा। 22 का मतलब क्या V, 20 21 22 23, अगला क्या 24, 24 पे क्या होता है X। तो आपका जो ऑप्शन है, जो आपका जो आपने निकाला वो किस ऑप्शन के अंदर है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपको लेटर सीरीज दी गई थी इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो धीरे धीरे मैंने आपको यही कहा है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उस क्वेश्चन को पहले आप खुद सोल्व कीजिए, देन उसके बाद आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए और ये देखिए कि आप उस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे हो और मैं उस
आपको किस तरीके से बता पा रहा हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखता, है ना। मैं ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखता, बस मैं ये देखता NOPQ यहाँ पे क्या आएगा R, RSTU यहाँ पर क्या आएगा V, TUWW के बाद क्या आएगा, तो RVX जो है वो आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो आपको केवल माइंड में करनी होती है, हर चीज़ के लिए आप प्लेस वैल्यू का बार बार सहारा नहीं लोगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करने से, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। ये 50 के 50 सेट आपको पूरे करवाए जाएंगे GD के। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, सेम एनालॉजी का क्वेश्चन है। अगर DQMZ इसको हम लिख देते हैं FSOB, DQMZ को लिख देते हैं FSOB, तो AGHL को क्या लिखेंगे, AGHL को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, Q की प्लेस वैल्यू 17, M की प्लेस वैल्यू 13 और Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26। इसी प्रकार से F की प्लेस वैल्यू कितनी 6, S की प्लेस वैल्यू कितनी 19, O की प्लेस वैल्यू कितनी 15 और B की प्लेस वैल्यू कितनी 2। क्या हो गया, प्लस का 2, 17 से 19 प्लस का 2, 13 से 15 प्लस का 2 और 26 से 2, वैसे तो 28 होना चाहिए, पर हम नंबर का तो हम बस सहारा ले रहे हैं, है तो वैसे जेड ना, तो जेड से आगे 2 जाएंगे तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, बी पे। इसका मतलब इन सभी में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 करना पड़ेगा, है ना। तो ए से प्लस का 2 करेंगे कहाँ पर पहुंच जाएंगे, सी पे। ए में प्लस का 2 करेंगे कहाँ पर पहुंच जाएंगे, सी पे। जी 7 पे होता है, 7 में 2 जोड़ा 9 और 9 पे आपका क्या होता है आई। एच में 2 जोड़ा कितना, एच 8 पे होता है, 8 में 2 जोड़ोगे 10 और 10 पे आपका क्या होता है जे, और एल में 2 जोड़ दो तो एल 12 पे होता है, 12 में 2 जोड़े 14 और 14 पे क्या होता है आपका एन, है ना। तो CIJN किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था, पैटर्न इसमें यही था कि प्लेस के हिसाब से पहले प्लेस में भी +2 है, सभी में क्या किया गया था +2, वैसा ही आपको इसमें कर देना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी आसान क्वेश्चन है, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। इंडिया का रिलेशन है न्यू दिल्ली के साथ, तो इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। बांग्लादेश का रिलेशन है ढाका के साथ, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। तो भाई फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो फ्रांस की कैपिटल आप सभी को पता होनी चाहिए, फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है, पेरिस। तो इसमें यानी कि जो कोमा, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए, पेरिस आना चाहिए। ये हमें कैसे पता चला, एनालॉजी में यही हमें देखना होता है कि इन दोनों टर्म का रिलेशन कैसे है, इनका रिलेशन कैसे है, तो वही रिलेशन इसके साथ होगा। यहाँ पर मुझे कंट्री साथ में कैपिटल बताई गई है, कंट्री कैपिटल, तो कंट्री इसकी कैपिटल भी बता दो, तो पेरिस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, एक बार इसको ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई देख लेते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखो स्टार्टिंग में आपको क्या दिया गया है, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक लाइन दी गई है। अगले स्टेप में क्या होता है, एक नई लाइन आती है, लेकिन जो पहले से लाइन है ना उसमें एक एरो जुड़ जाता है, उसमें जो है एक एरो जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक नई लाइन फिर से आती है, लेकिन जो पिछले वाली लाइन थी उसमें एक नया एरो जुड़ रहा है, लेकिन जो पहले उससे पहले वाला था उस एरो का साइन जो है पलट जाता है। यानी कि नई लाइन जुड़ती है, जो जुड़ती है उससे पहले में एरो आता है और उसके एरो का भी जो है लेफ्ट हैंड से राइट पे चला जाता है, राइट से लेफ्ट पे चला जाता है। तो इसको हम बना देते हैं, कैसे बनाएंगे देखो यहीं से ही बना देंगे। ये वाली जो लाइन है इसका एरो यहाँ पर है, तो अगले स्टेप में इसका एरो यहाँ पर आ जाएगा। इस वाली लाइन में इसका एरो राइट में है, तो इसका एरो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट में। इस वाली लाइन में इसका एरो लेफ्ट में है, तो अब इसका लेफ्ट अगले स्टेप में कहाँ पर आएगा, राइट में, ठीक है। और ये जो नई लाइन आई है, इस नई लाइन का एरो जो है आपका किस तरफ आता है, हमेशा जो है दूसरी तरफ आएगा, और एक नई लाइन और आएगी अगले स्टेप में, है ना। तो देख लो किससे मैच कर रहा है, देखो
इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, नई लाइन आई, बिल्कुल बी जो है फिर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस यही आपको ऑब्जर्व करना होता है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। आसान कब होते हैं, जब आप इन चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व कर पाते हो कि पैटर्न क्या चल रहा है। अगर आपने पैटर्न को ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पाए तो हर क्वेश्चन को आप आसानी से नहीं कर पाओगे। जो सिंपल सिंपल होंगे उसको कर लोगे, थोड़ा सा जैसे ही पैटर्न कॉम्प्लेक्स आ गया आप नहीं कर पाओगे। डन भाई। तो क्वेश्चन नंबर का जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका किस चैप्टर से लिया गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो है ये आपका लिया गया है, जिसके अंदर किस कंसेप्ट की बात हो रही है, साइन इंटरचेंज। किसकी बात हो रही है, आपको साइन इंटरचेंज करने हैं, है ना। और साइन इंटरचेंज करने के बाद बताना कि मैं किस साइन को किस साइन से रिप्लेस करूं कि मेरी जो इक्वेशन है ना वो सही हो जाए, मेरी जो इक्वेशन है वो सही हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान दो, हमें इसमें ये नहीं होता कि हमारे सामने जैसे ही ऑप्शन आए हम इसको करना स्टार्ट कर दें, नहीं, हम पहले साइन को देखेंगे। अगर आप मुझे बताओ कि क्या 2 4 से भाग हो सकता है, 2 तो 4 से भाग नहीं हो सकता। अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैं डिवाइड को चेंज करूंगा, क्योंकि अगर मैं डिवाइड को चेंज नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा आंसर फ्रैक्शन में आएगा, जबकि यहां पर आंसर फ्रैक्शन में नहीं है। मतलब मेरा मकसद ये रहेगा कि पहले मैं डिवाइड वाले साइन को किसी के साथ रिप्लेस करके देखूं, क्योंकि ये जरूरी है ना। तो मैं किसको देखता हूं, पहले मेरे पास सी को देखता हूं ना, तो मैं ए को देखूंगा, इसमें भी डिवाइड को इंटरचेंज नहीं किया गया और ना ही मैं इसमें बी को देखने वाला। तो सबसे पहले मैं किसको देखूंगा, सी को देखूंगा। मैं मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर देखूंगा मेरा 19 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो 10 माइनस में 2, डिवाइड की जगह मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, प्लस में 6 और मल्टीप्लाई की जगह मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। इसके बाद मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सोल्व करने की टेक्निक क्या है, सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले वाले स्टेप में मैं सिर्फ इसको सोल्व करूँगा, यानी कि 10 माइनस में 2 गुणा में 4 प्लस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सोल्व करके। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई को सोल्व करूँगा केवल। ठीक है, तो 10 माइनस में 4 दूनी 8 प्लस में 2, उसके बाद मैं प्लस को सोल्व करूंगा, तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12, और 12 में से 8 गए कितना आ जाएगा, 4। आना कितना चाहिए था, 19। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन वही आंसर होगा जिसको इंटरचेंज करने के बाद आपकी इक्वेशन सही हो जाए। चलो भाई यहाँ पर भी डिवाइड एक बार डी ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। मैं माइनस को और डिवाइड को आपस में क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। तो 10, देखो ये भी ध्यान देना होता है कि अगर मैं माइनस की जगह डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ ऐसा नंबर तो नहीं जो डिवाइड ही ना हो, तो फिर मैं चेक क्यों करूंगा। देखो माइनस किस किस के बीच में, 10 और 2 के बीच में। अब तो 10 तो 2 से भाग हो जाता है तो मैं आसानी से कर भी पाऊंगा। तो माइनस की जगह मैंने डिवाइड लगा दिया और डिवाइड की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस। बाकी आपका एज इट इज रहेगा, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। देख लेते हैं, सबसे पहले डिवाइड सोल्व करनी होती है। तो 10 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 5 आ जाएगा, माइनस 4 प्लस में 6 को 3 से गुणा करूंगा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद एडिशन देख लेते हैं, 18 और 5 कितने, 23, और माइनस का कितना 4, तो 23 में से 4 गए कितना आएगा, 19। आना भी कितना चाहिए था, 19। इसलिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब अगर आप माइनस और डिवाइड दोनों को आपस में बदलते हो, ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डन भाई। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी को भी कोई डाउट है क्या, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, सेम वही मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, बट इसमें क्या चेंजेस है। इसके अंदर चेंजेस ये है, वहाँ पे साइन को इंटरचेंज करना था, यहाँ पे डिजिट को इंटरचेंज करना पड़ेगा कि किस डिजिट को मैं किसके साथ इंटरचेंज करूँ कि मेरा राइट आंसर आ जाए। ठीक है, वही हम चीज़ें सोचते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए ऑप्शन में आपको कहा गया है कि 4 और 7 को आपस में बदल दो। तो 9 डिवाइड में 3 प्लस में 1 गुणा में 7 है तो 7 की जगह 4 कर दूंगा, और 4 है तो 4 की जगह मैं 7 कर दूंगा। इन दोनों को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया। सबसे पहले मैं डिवाइड को सोल्व करूंगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस में 4 एकम कितना होता है
4 होता है माइनस का 7, 3 और 4 कितने होते हैं 7 माइनस का 7, 7 में से 7 गया कितना 0, आना भी कितना चाहिए था 0। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि का क्या होगा कि अगर 4 को आप 7 में बदल दो और 7 को आप 4 में बदल दो तो आपकी इक्वेशन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। डन भाई, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पहले ही ऑप्शन को हमने चेक किया तो हमारा आंसर आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप इसको कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए मुझे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो भाई, लैपटॉप को ऐसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले लैपटॉप की सारी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एल आपका 12 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है, पी आपका 16 पे होता है, टी आपका 20 पे होता है, ओ आपका 15 पे होता है और पी आपका 16 पे होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि लेटर के बजाय नंबर से हम काफ़ी जल्दी समझते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है। डन भाई, तो ये आपका 13 पे होता है, ये आपका 26 पे होता है, क्यू आपका 17 पे होता है, एस आपका 19 पे होता है, पी आपका 16 पे होता है और ओ आपका 15 पे होता है। डन भाई, तो देखिए क्या चल रहा है भाई, काफ़ी आसान है। हुआ क्या है, प्लस का 1 कर दिया गया है, जेड से ए पे पहुंच गए, माइनस का 1 कर दिया है, 16 से 17 प्लस का 1, 20 से 19 माइनस का 1, 15 से 16 प्लस का 1, 16 से 15 माइनस का 1, पहले +1 फिर -1, +1 -1, काफ़ी आसान है। वही चीज़ें आप किल्ड में लगा दो भाई, वही चीज़ें आप किल्ड के अंदर अप्लाई कर दो। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करेंगे +1 से, शुरुआत कहाँ से करेंगे +1 से। तो +1 और -1 करने के लिए ना आपको प्लेस वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। +1 का मतलब अगला लेटर, -1 का मतलब पिछला लेटर। तो के से अगला कौन सा आता है, एल आता है, आई से पहले क्या आता है एच आता है, एल के बाद क्या आता है एम आता है और एल से पहले क्या आता है, मतलब वही +1 -1 में कर रहा हूँ। ठीक है, ई के बाद क्या आता है एफ आ जाएगा और डी से पहले क्या आता है सी। तो एल एच एम के एफ सी, एल एच एम के एफ सी नहीं है, एल एच एम के एफ सी, तो ए जो है वो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। मतलब कि अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना चीज़ें प्लेस वैल्यू याद है, अपोजिट लेटर याद है, तो ये सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आसानी से आप इसको कर पा रहे हो। डन भाई, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए क्या आंसर होगा, है ना। नंबर सीरीज आपको दे रखी है, पहला जो नंबर आपको दे रखा है वो क्या है भाई, वो है आपका 750। 750 के बाद क्या है 715, सीरीज घटती जा रही है, कितनी घटती जा रही है, सेम घट रही है या फिर किसी में सभी में अलग अलग माइनस किया गया है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। डन भाई, 750 से 715 माइनस का 35, 715 से 680 माइनस का 35, 680 से 645 माइनस का 35, 645 से 610 माइनस का 35, बिल्कुल सभी में सेम ही माइनस हो रहा है। तो अगला निकालने के लिए भी हम 610 में से क्या कर देंगे, माइनस का 35 कर देंगे। तो जैसे ही आप माइनस का 35 करोगे तो आप पहुंच जाओगे किस पे, 575 पे, जो कि आपको किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, डी ऑप्शन के अंदर। डन भाई, है ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 11 क्वेश्चन डाइस से आपको दिया गया है ना। तो आप मुझे बताइए, डाइस का क्वेश्चन है, डाइस सभी ने अच्छे से कर रखा होगा, है ना। तो डाइस के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आपको 2 से ज़्यादा पोजीशन यहाँ पर दी गई है। तो 2 से ज़्यादा अगर पोजीशन दी गई है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किस किस पोजीशन का यूज़ करूं कि मेरा आंसर जल्दी आ जाए। आपको अपोजिट बताना है किसका, 2 का, आपको अपोजिट किसका बताना है, 2 का अपोजिट बताना है। तो देखिए भाई, मैं इन दोनों का यूज़ करूँगा, जितना जल्दी आंसर इसी से मेरा आने वाला है। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है,
6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो आपने पढ़ा है जब भी दो फेस कॉमन होते हैं तो बचे हुए फेस आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो 12 किसका अपोजिट हो जाएगा, 2 का। पूछा भी किसका है, 2 का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जब भी दो फेस आपस में कॉमन होते हैं तो बचे हुए फेस आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यहां से मुझे ये पता चल गया कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। डन भाई, काफी आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। फ्रेंड आपको दे रखी है पूजा, भावना, चारू, गीता और हिना। ये सारे के सारे एक सर्कुलर टेबल पे बैठी है और सभी का फेस सेंटर की तरफ ये देख रहे हैं। तो पहले मैंने आपके सामने एक टेबल बना दी भाई, इस पे कितने पर्सन है, 5 पर्सन है। तो 1 2 3 4 और 5वीं पोजीशन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। सारे के सारे टेबल पे बैठे और सभी जो है ना एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि खाना खाने के लिए बैठे, बात करने के लिए बैठे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। इस तरफ देख रही है, ये राइट है, ये लेफ्ट 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 है। इससे मुझे ये पता चलेगा। पहली स्टेटमेंट उसने बताई कि चारू जो है इज नॉट द नेबर ऑफ भावना। चारू जो है भावना की पड़ोसी नहीं है। चारू जो है भावना की पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ये है कि चारू और भावना एक साथ नहीं बैठे। ठीक है, तो यहां से तो हम ड्रॉ कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम वो स्टेटमेंट ढूंढेंगे जहां से मैं इसको बनाना स्टार्ट करूंगा, इसको ड्रॉ करना जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं। उसने बताया कि भावना इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हेमा। यहां से मैं ड्रॉ करूंगा। जो भावना है वो हेमा के सेकंड लेफ्ट में है। मैंने हेमा को यहां पर बिठा दिया भाई। हेमा को मैंने, या एच ही लिख लेते, सारे अलग अलग हैं, है ना, पूरा नाम लिखने से फायदा नहीं है ना। हेमा को यहाँ बिठा दिया। तो भावना जो बैठी है ना वो इसके सेकंड लेफ्ट में बैठी है। तो हेमा अगर इस तरफ देख रही है तो इधर हेमा का लेफ्ट होगा। तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट। यहाँ पर कौन बैठी है, भावना। हेमा के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठी है, भावना। अगली लाइन में बताया गीता जो है पड़ोसी है किसकी, भावना की भी और हेमा की भी। गीता भावना की भी पड़ोसी है और हेमा की पड़ोसी। तो गीता तो फिर यहीं पर ही बैठेगी क्योंकि गीता को पड़ोसी बनना है हेमा का भी और गीता को पड़ोसी बनना है किसका, भावना का भी। तो गीता को मैं फिर इसी पोजीशन पे बिठाने वाला हूँ। एक स्टेटमेंट हमने छोड़ दी थी ये वाली, है ना, जिसमें बताया था कि चारू किसकी पड़ोसी नहीं है, भावना की। तो चारू को यहाँ मैं नहीं बिठाऊंगा क्योंकि अगर यहाँ पे बैठ गई तो भावना की पड़ोसी बन जाएगी। तो चारू को फिर मैं यहाँ पर बिठा दूंगा। एक जगह बच गई, एक लड़की बच गई, कौन सी, पूजा। तो पूजा के लिए फिर यही जगह खाली बची हुई है। इस प्रकार से हमारी सारी की सारी क्या हो जाती है, पोजीशन आपकी फिक्स हो जाती है। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पूजा। पूजा के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठी है। तो पूजा के बिल्कुल लेफ्ट में कौन सी बैठी है भाई, सी यानी कि चारू बैठी है। कौन बैठी है, चारू। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा क्योंकि मैंने बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें डिफाइन करते हुए क्वेश्चन को आपको समझाया है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आपको यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना है, फिगर में क्या ऐड हो रहा है, किस प्रकार से ऐड हो रहा है, और जो लास्ट है वो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, है ना। एक बार इसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। देख लेते हैं क्या चीजें चल रही है। देखो पहले वाले में क्या हुआ, इस प्रकार एक यू की शेप आई, ठीक है। फिर वो जो इसका फेस जो था वो राइट साइड था।
नेक्स्ट फिर से इसमें कुछ और ऐड हो गया, लेकिन इसका फेस कहाँ पर हो गया, लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड और फिर क्या, लेफ्ट साइड। तो अगला जो होगा ना वो राइट साइड आपका होना चाहिए, है ना। शुरुआत कहाँ से थी आपकी, देख ले, राइट साइड से थी, है ना। तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेकिन मैंने बताया जो नेक्स्ट आएगा वो तो फेस राइट की तरफ होना चाहिए। ये आंसर नहीं है, इसमें पूरा ही नहीं बनाया, ठीक है। तो डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ना। तो क्वेश्चन नंबर का जो आपके सामने क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, है ना। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है ना, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए देख लेते हैं, माउस को ऐसे लिखा जाता है, एलिफेंट को ऐसे लिखा जाता है, तो टाइगर को कैसे लिखेंगे, है ना। तो भाई पहले देख लेते क्या पैटर्न इसके अंदर आपका चल रहा है। सबसे पहले हम माउस को लिख लेते, तो माउस MOUSE, माउस को कैसे लिखा जाता है, माउस को लिखा जाता है भाई M15 21 S और 5, है ना। उसके बाद यहाँ पर इसका पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो ये काफ़ी आसान पैटर्न है। इसने क्या किया, इसने वोवल्स और कॉन्सोनेंट के बेस पे अलग अलग पैटर्न बना दिए। क्या बना दिए, जो कॉन्सोनेंट था उसको तो उसने एज इट इज लिख दिया, जो कॉन्सोनेंट था उसको एज इट इज लिख दिया, लेकिन वोवल्स की प्लेस वैल्यू लिख दी। जैसे ओ कितने पे होता है, 15 पे, यू कितने पे होता है, 21 पे, फिर से कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट को ऐसे ही लिख दिया। ई कितने पे होता है, 5 पे, मतलब वोवेल्स की क्या लिख रहा है, प्लेस वैल्यू, वोवेल्स की क्या लिख रहा है, प्लेस वैल्यू, और कॉन्सोनेंट को एज इट इज लिख रहा है, कॉन्सोनेंट को एज इट इज, है ना, बिल्कुल सेम लिख रहा है ना। एक बार चेक भी कर लेते, एक और दे रखा है, ई है तो 5 आना चाहिए, बिल्कुल 5 है, एल है तो एज इट इज लिख दिया, ई है तो प्लेस वैल्यू लिख दी 5, पी है तो एज इट इज लिख दिया, एच है तो एज इट इज लिख दिया, ए वोवल है प्लेस वैल्यू लिख दी, एन को एज इट इज लिख दिया, टी को एज इट इज लिख दिया। तो टाइगर को कैसे लिखेंगे, किसको, टाइगर को, तो TIGOR, कॉन्सोनेंट है एज इट इज लिख दूंगा, आई है प्लेस वैल्यू लिख दूंगा, जी है एज इट इज लिख दूंगा, ओ है प्लेस वैल्यू लिख दूंगा, आर है तो एज इट इज लिख दूंगा। ये जो आपको आंसर मिलेगा ये कहां पर मिलेगा मेरे भाई, है ना, ये कहां पर मिलने वाला है, T9G, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें फिर से टाइपिंग एरर है भाई, यहाँ पर 15 आना चाहिए, है ना। अच्छा ई आएगा ना टाइगर में, तो ई में यहाँ पर, सॉरी भाई गलती होगी मेरे से, यहाँ पर जो आएगा ना आपका वो ER आएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा आपका। ये है T9G5R, है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डन भाई, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। वोवल्स की प्लेस वैल्यू लिख रहा है, कॉन्सोनेंट को एज इट इज लिख रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या। चलिए भाई पहले एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है, ट्रायंगल के बाद इस ट्रायंगल को राइट तरफ फोल्ड किया है, फिर इस वाले ऊपर वाले हिस्सों को भी नीचे की तरफ फोल्ड किया है। तो ये वाला हिस्सा जो आएगा ना, ये वाला हिस्सा जो है कुछ इस प्रकार से आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो इसने ये वाला बनाया है और ये वाला बनाया है, ठीक है, तो ये वाला जो बनाया है ना वो यहाँ पर इसने बनाया है, तो इसको मोड़ने का फर्क सिर्फ सर्कल पे दिखाई देगा, स्क्वायर के अंदर इसका फोल्ड का असर जो है वो नहीं आएगा। तो जब ये पहले फोल्ड को ओपन करेगा, है ना, जब ये पहले फोल्ड को ओपन करेगा तो यहाँ पर जो है एक सर्कल सर्कल आएगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुड़ा था ना इसका फर्क सिर्फ इतना ही दिखाई देगा आपको,
इसी प्रकार से जब आप इसको ओपन करोगे तो एक सर्कल यहाँ पर आएगा, इसी का एक सर्कल फिर से ओपन हो जाएगा और ये वाला इस कॉर्नर में आ जाएगा। तो ठीक है, ओपन करने पे कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको ये पेपर। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 3 सर्कल नहीं दिखाई देंगे, 2 भी नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पे 3 पता नहीं क्या बना दिया। तो ये सारे जो है आपके राइट आंसर नहीं होंगे। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। बस इसमें भी करने का कुछ नहीं है, बस ऑब्जर्व करना कि किस हिसाब से जो है आप मिरर इमेज कैसे बनेगी, वाटर इमेज कैसे बनेगी। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो आपको दे रखा है कहाँ से, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। जो आपको कहाँ से दे रखा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो इसको एक बार पढ़िए और मुझे बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखते हैं भाई, सबसे पहले स्टेटमेंट के बिहाफ पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। स्टेटमेंट के बिहाफ पे क्या ड्रॉ कर लेंगे, वेन डायग्राम। ठीक है, उसने बताया जितने भी मैथमेटिशियन है ना, ऑल मैथमेटिशियन आर लॉजिकल थिंकर। जितने भी मैथमेटिशियन है वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो सारे के सारे लॉजिकल थिंकर है ना। और कुछ लॉजिकल थिंकर जो है साइंटिस्ट है, कुछ लॉजिकल थिंकर क्या है, साइंटिस्ट है। तो लॉजिकल थिंकर का कुछ हिस्सा मैंने किसके अंदर बना दिया, ये वाला हिस्सा किस में डाल दिया, साइंटिस्ट में। और कुछ साइंटिस्ट फूल है यानी कि मूर्ख है, तो साइंटिस्ट का कुछ हिस्सा जो है मैंने फूल के अंदर भी डाल दिया, मूर्ख के अंदर भी डाल दिया। तो स्टेटमेंट के बिहाफ पे जो है ना मैंने क्या बना लिया, वेन डायग्राम बना लिए। अब मैं इन कंक्लूजन को देखूंगा कि ये कंक्लूजन यहाँ पे फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। जो बैठेगा वो फॉलो कर रहा है, जो नहीं फिट बैठेगा वो फॉलो नहीं कर रहा है। उसने बताया कि सम साइंटिस्ट आर नॉट फूल, कि कुछ साइंटिस्ट जो है मूर्ख नहीं है। देखो हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ साइंटिस्ट फूल है, बाकी कुछ साइंटिस्ट फूल है या नहीं या कुछ और है इसके बारे में मुझे यहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉलो नहीं करेगी। सेकंड में बताया गया, सेकंड कंक्लूजन में, कि कुछ लॉजिकल थिंकर जो है वो साइंटिस्ट नहीं है। कुछ लॉजिकल थिंकर जो है वो साइंटिस्ट नहीं है। यहाँ पर भी मुझे इतना पता है कि कुछ लॉजिकल थिंकर जो है साइंटिस्ट है, बाकी लॉजिकल थिंकर साइंटिस्ट है या कुछ और है उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो ये भी ये कंक्लूजन भी जो है वो आपका फॉलो नहीं करेगा। यानी कि ना तो आपका पहला कर रहा ना ही सेकंड कर रहा, इसलिए ये ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड नोर कंक्लूजन सेकंड, यानी कि ना ही तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। डन भाई, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। काफ़ी प्रैक्टिस सेट में हमें क्वेश्चन देखे कि एक एक दो दो क्वेश्चन हर सेट में आपका ये पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ठीक है, जो मिसिंग प्लेस है उसको पूरा करना है भाई। एक बार देखो और मुझे बताओ इसका मिसिंग प्लेस जो है कैसे पूरा कर। चलिए भाई देख लेते हैं। देखो यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, फिर y है, फिर z है। अब ये देख लेते कितनी कितनी बार रिपीट हुई। देखो x यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार। x कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर भी 3 बार। तो x आ रहा है 3 बार, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, x ही आना चाहिए। y कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। z कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। y कितनी बार है, 4 बार, तो z कितनी बार आएगा, 5 बार। z कितनी बार आपका आएगा, 5 बार। ठीक है, तो यही पैटर्न चल रहा है, 3 बार x, 4 बार y, 5 बार z। फिर से वही रिपीट होगा, 3 बार x, 4 बार y, 5 बार z। फिर से वही रिपीट होगा, 3 बार x, 4 बार y, 5 बार z। तो मिसिंग प्लेस में सब शुरुआत किससे हुई, x से, फिर आपने इसके अंदर क्या लिखा, y, फिर क्या लिखा, x, और लास्ट में क्या आया, z। तो x y x z, x y x z। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर मिसिंग प्लेस पे ये चीज़ें आप फिल करते हो तो एक बढ़िया पैटर्न आपका बन जाएगा। यही आपसे पूछा था, यही जो है वो आपसे पूछा था। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
मिरर इमेज का क्वेश्चन है कि अगर इस फिगर को शीशे के अंदर देखे तो कैसी दिखाई देगी, तो पलट जाएगी, है ना, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट डन भाई। तो ये आपको दिखाई कैसी देगी भाई, तो ये इस प्रकार से जो है आपको ये दिखेगा। ये जो राइट है ये आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, और ये जो लेफ्ट में है ये क्या बन जाएगा, राइट ऐसे बन जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन डी के अंदर। तो मिरर इमेज है। ऐसे ही वाटर इमेज का भी क्वेश्चन आता है कि पानी में इसकी नीचे की तरफ कैसी इमेज बनेगी, ठीक है, तो उसी में भी ऐसे होगा, टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम आपका टॉप बन जाएगा। डन भाई। तो क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपको दिया गया है ब्लड रिलेशन से। ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिया गया ब्लड रिलेशन से, यानी कि रक्त संबंध से दिया गया है, और उसमें भी ये कौन सा टाइप है, ये आपका कोडेड ब्लड रिलेशन है ना। तो कोडेड ब्लड रिलेशन से आपका दिया गया है। तो पहले इसका फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, और फैमिली ट्री बनाने के बाद ही जो हम इसका आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले कुछ कोड दे रखे कि a प्लस बी का मतलब है कि a वाइफ है b की, है ना। b गुणा में a गुणा में b का मतलब है a पिता है किसका, b का। a डिवाइड में b का मतलब है a माँ है किसकी, b की। और a डॉलर का मतलब है कि a जो है ब्रदर है किसका, b का। और a माइनस बी का मतलब है a सिस्टर है किसकी, b की। इसको छोड़ो, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है p डिवाइड में d, इसको आपको ड्रॉ करना है। तो डिवाइड का मतलब क्या है कि a जो है माँ है किसकी, b की। तो इसका मतलब p जो है माँ बन जाएगी किसकी, d की। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि हमेशा मैं मेल पर्सन को एक बॉक्स के अंदर फिल करता हूँ, और फीमेल को मैं फिल करता हूँ किसके अंदर, सर्कल के अंदर। माँ है तो इसे नीचे वाली जनरेशन में ही उसके बेटा बेटी आएंगे, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा, इसके नीचे रखा। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है डी और बी का रिलेशन। तो डॉलर का मतलब देख लो भाई क्या है, ए डॉलर बी का मतलब है ए जो है भाई है किसका, बी का। इसका मतलब डी जो है भाई है किसका, भाई है बी का। तो भाई है तो एक ही जनरेशन में आएंगे, तो इसलिए इक्वल टू का साइन लगा दिया, एक ही जनरेशन में है, ठीक है। फिर मुझे ड्रॉ करना है क्या है, बी और एच। क्या ड्रॉ करना है, बी और एच। बी और एच के बीच में किस चीज का साइन है, प्लस का, है ना। तो ए प्लस बी का मतलब है ए जो है वाइफ है किसकी, बी की। तो बी जो है वो वाइफ है किसकी, वाइफ है एच की, है ना। तो यहाँ पर तो इक्वल टू लगा नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं हमेशा आपको ये वाला साइन लगाने के बोलता हूँ म्यूचुअल का, जिससे आप पता लगा पाओ ये क्या आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ये हस्बैंड है तो इसका जेंडर हम डिसाइड कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सर्कल में बंद कर दिया। यानी कि पी के दो बच्चे, एक डी और एक बी। एक लड़की है, लड़की की शादी हो रखी है जिसके हस्बैंड का नाम क्या है, एच है। उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, एच और टी। क्या ड्रॉ करेंगे, एच और टी। एच और टी के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या मतलब है। तो ए गुणा में बी, इसका मतलब है ए जो है फादर है किसका, बी का। तो एच जो है फादर है किसका, टी का। तो एच के भी बच्चे हैं, तो एच का एक बच्चा कौन है, टी। तो एच जो है पिता हो गया किसका, टी का। और लास्ट में ड्रॉ करना है किसका, टी का और एम का। तो टी स्टार, टी स्टार, स्टार कहाँ है भाई, है ना। तो स्टार का हम लगा ही नहीं पा रहे आंसर, क्योंकि स्टार तो दे ही नहीं रखा कहीं पे, है ना, स्टार तो दे ही नहीं रखा। चलो भाई देख लेते हैं, अगर इससे आंसर आ जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता स्टार का मतलब क्या होगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं स्टार। तो क्या पूछा, एच का रिलेशन पूछा है किसके साथ, डी के साथ। चलो भाई इसके साथ तो पूछा ही नहीं। एच का रिलेशन पूछा है किसके साथ, डी के साथ। तो भाई एच जो है इसका जीजा लगेगा, एच जो है वो इसका क्या लगेगा, क्योंकि आपको पता है डी की बहन कौन है, बी, और बी का हस्बैंड कौन है, एच। तो एच जो है वो डी का क्या लगेगा, जीजा लगेगा। जीजा का मतलब क्या, बहन का पति। जीजा का मतलब क्या, यहाँ पर वो नहीं दे रखा, आपको दे रखा सिस्टर्स, हस्बैंड, बहन का पति। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको आगे ना भी कर पाया तो इसके बारे में आगे पूछ भी नहीं रखा, पूछ इतना ही रखा जितना मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टार यहाँ पर आएगा, और स्टार का मतलब तो कहीं पर है ही नहीं। इसका मतलब स्टार की जगह कुछ और ही होना था, टाइपिंग एरर है। डन भाई। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई समझ में आया होगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। फिर से कैसा सवाल है भाई, फिर से जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक बार इसको पढ़िए ध्यान से और मुझे बताइए इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई देख लेते हैं क्वेश्चन को। 8 टीचर है भाई, जतिन, अभी, गोपाल, हिना, ईशा, रोहित, काजल और लीला। ये सारे के सारे एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कुलर टेबल ड्रॉ कर ली, ठीक है। कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, तो 8 पोजीशन ड्रॉ कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। अब मैटर ये करता है ये फेस किस तरफ करके बैठे हैं। साथ साथ उसने बता दिया सेंटर के बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी कि सब एक दूसरे से पीठ मोड़ के बैठे हैं, है ना। एक तो टेबल पे बैठे सब आमने सामने देख रहे हैं, लेकिन सारे जो है सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। सभी का फेस जो है ना बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ है तो लेफ्ट राइट पहले से बदल जाएंगे। बाहर की तरफ है तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इधर सभी का राइट होगा और उधर सभी का लेफ्ट होगा। चलिए भाई देख लेते क्या क्या दिया गया है। अभी जो है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, किसके, हिना के। तो मैंने यहाँ पर हिना को बिठा लिया भाई, है ना। इसको अलग कलर में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। यहाँ पर मैंने किसको बिठा लिया, हिना को, ठीक है। हिना अगर यहाँ पर बैठी है तो अभी जो है ना इसके सेकंड लेफ्ट पे होगा। तो हिना अगर इस तरफ देख रही है तो इधर इसका राइट है, इधर इसका लेफ्ट है। तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, अभी बैठा, तो अभी यहाँ पर बैठ जाएगा। हिना के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, अभी बैठा है। देखो ध्यान देना, ये सर्कल से बाहर की तरफ फेस करके बैठे तो लेफ्ट राइट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रोहित जो है वो थर्ड राइट में है हिना के, ये रही हिना, हिना का राइट इधर होगा। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा है, रोहित। यहाँ पर कौन बैठा है, रोहित। उसके बाद उसने बताया गोपाल जो है सेकंड राइट में बैठा है जतिन के। ना तो मुझे अभी गोपाल का पता और ना ही मुझे जतिन का पता, तो इस स्टेटमेंट को मैं क्या कर दूंगा, होल्ड पे डाल दूंगा भाई। इसको मैं बाद में ड्रॉ करूंगा, इसको मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा, क्योंकि ना तो मुझे गोपाल का पता ना जतिन का पता कहाँ बैठे हैं, ठीक है। उसने बताया रोहित जो है सेकंड लेफ्ट में बैठा है जतिन के, बिल्कुल ये रोहित है, ये सेकंड लेफ्ट में बैठा है जतिन के। तो जतिन फिर यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि जतिन का सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, रोहित बैठा है। अब मुझे पता चल गया जतिन के बारे में। अब यहाँ पर आ जाते हैं भाई, गोपाल जो है सेकंड राइट में बैठा है किसके, जतिन के। जतिन यहाँ पर है तो इसका राइट इधर होगा। 1 2 यहाँ पर कौन बैठा है, गोपाल बैठा है। 2 पोजीशन बच गई, ठीक है। काजल जो है सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईशा। काजल जो है ईशा के थर्ड लेफ्ट में बैठी है, तो काजल को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है। और इसका थर्ड लेफ्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर ईशा कौन बैठ जाएगी, ईशा बैठ जाएगी। 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं, एक ही पोजीशन खाली है। कौन सा बच गया वो आप देख लो। अब जतिन बैठ चुका है, अभी बैठ चुका है, गोपाल बैठ चुका है, हिना बैठ चुकी, ईशा भी बैठ चुकी है, रोहित बैठ चुका है, काजल, लीला नहीं बैठी। तो लीला को मैं कहाँ बिठा दूंगा, यहाँ पे। तो सारी की सारी पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब ये देख लो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गोपाल, कि गोपाल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा पर्सन बैठा है। तो गोपाल के इमीडिएट लेफ्ट में A4 अभी बैठा है। कौन बैठा है, अभी बैठा है ना। तो C जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डन भाई। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिला क्या, ऑप्शन C, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सारे के सारे आपको समझ में आएंगे। अब कमेंट बॉक्स में सारे के सारे अपना स्कोर बता देना कि आज आपके सेट के अंदर 20 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। डन भाई। अगर आपको क्लास पसंद आई है, चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है, आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल हो रही है, तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली क्लास में। अब अगले टीचर जो आपको क्लास देने के लिए आएंगे, ठीक है, तो क्लास एंड नहीं होगी, क्लासेस चलती रहेगी। तो अगली क्लास में मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।